नमस्कार दोस्तों। आज हम डिप्लोमा बेस पे जो जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 26 जनवरी 2020 को, उसको डिस्कस करेंगे। केवल रोशनी से संबंधित परिपथ में आईई नियमानुसार कितना अधिकतम भार जोड़ सकते हैं। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि केवल रोशनी के लिए आईई इंडियन इलेक्ट्रिकल जो रूल्स है उसके हिसाब से केवल रोशनी के लिए कितना अधिकतम भार जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर आएगा 800 वाट। ठीक है। अभी इसी में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि पावर के लिए कितना लोड जोड़ सकते हैं, तो पावर के लिए आपको लिखना होगा 3000 वाट। ठीक है। तो पावर के लिए अगर पूछते हैं तो 3000 वाट, रोशनी के लिए पूछते हैं तो 800 वाट। ठीक है। इसी के अंदर अगर पॉइंट के बारे में पूछे कि रोशनी यानी कि प्रकाश के लिए कितने पॉइंट अपन यूज करते हैं, तो उसमें आएंगे 10 पॉइंट, यानी कि रोशनी के लिए 10 पॉइंट। और पावर के लिए अगर पूछा जाए तो 2 पॉइंट अपन कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये अपना 41 क्वेश्चन है। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा 42। इसमें ये पूछा गया है कि एक 240 20 एम्पियर एक कला परिपथ यानी सिंगल फेज सर्किट जो किसी आवासीय विद्युत तापक यानी हीटर को फीड करता है, यानी कि सप्लाई देता है, यानी कि 240 वोल्ट 20 एम्पियर से सिंगल फेज परिपथ में आवासीय हीटर जो घरेलू हीटर है उसको सप्लाई देता है, तो उसकी अधिकतम स्वीकार्य शक्ति का मान क्या होगा। तो इसके अंदर है 3840 वाट। 3840 वाट कैसे आता है, अपन इसको देख लेते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, P बराबर V इंटू आई इंटू cos फाई, यानी कि पावर फैक्टर को अपन 0.8 मान के चलते हैं। तो अपना जो फॉर्मूले में अगर रखेंगे 240 इंटू 20 इंटू 0.8, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 वाट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। छत के खंभे की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा 3 मीटर से अधिक होना चाहिए, मोर देन 3 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना बेल्ट कन्वेयर प्रस्तुत करते हैं। बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, जैसे कि आपका ये देखा होगा थर्मल जो कोल प्लांट है, कोल प्लांट जहाँ पे कोल को थर्मल प्लांट तक ले जाने के लिए कन्वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कन्वेयर को जो यूज़ करते हैं वो लोड पे करते हैं। तो लोड में शून्य आरंभिक बलागुण यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क नहीं हो सकता, लो स्टार्टिंग टॉर्क भी नहीं हो सकता, मध्यम आरंभिक टॉर्क भी नहीं हो सकता। इसमें रहेगा उच्च आरंभिक टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो दिशा ज्ञात की जाती है वो है लेंज का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या लाप्लास का नियम। तो इसमें आएगा आंसर फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। 45 का जो आंसर रहेगा वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 46। किसी सोलेनोइड के कोर के फेरों की संख्या तथा इसकी लंबाई को 2 गुने करने पर इसका प्रेरकत्व क्या होगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि अगर मैं कोर के किसी सोलेनोइड के कोर के टर्न्स की संख्या बढ़ा दूं और उसकी लंबाई को भी 2 गुनी कर दूं तो इसका इंडक्टेंस क्या होगा। तो ऑप्शन में है 4 गुना, 2 गुना, आधा और अप्रभावित। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2 गुना। अब 2 गुना कैसे आता है तो वो देखते हैं अपन
कि अगर फेरों की संख्या बढ़ा दूं तो अपन इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर, फेरों की संख्या म्यू एन स्क्वायर ए बटा एल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ये। तो इसके अंदर अगर मैं इन चीज़ों को तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट नंबर ऑफ टर्न्स एंड लंबाई को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो क्या अपना जो आएगा कैलकुलेशन करने पे वो देखते हैं कि मैं फेरों की संख्या को क्या कर रहा हूँ, दुगुना कर रहा हूँ, और मैं लंबाई को भी दुगुना कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरा, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 4n स्क्वायर और ये आ गया 2l। तो अगर इसको मैं हल करूँगा तो और मेरा जो फाइनल आंसर आएगा 2n स्क्वायर, यानी कि l बराबर मेरा L बराबर क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर, यानी कि मेरा 2 गुना इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं फेरों की संख्या को भी 2 गुनी कर रहा हूँ और लंबाई को भी 2 गुनी कर रहा हूँ तो मेरा जो इंडक्टेंस है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वह मृदु चुंबकीय पदार्थ का गुण है, यानी कि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है उसका गुण क्या है। तो इसमें ऑप्शन में है कम प्रतिरोधकता, निम्न पारगम्यता और उच्च संचारक बल, उच्च पारगम्यता, उच्च बचावा चुंबकत्व। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है उच्च पारगम्यता, यानी हाई परमेबिलिटी। तो हाई परमेबिलिटी इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इसका जो मृदु चुंबकीय जो पदार्थ होता है उसका जो रिएक्टेंस होता है वो निम्न होता है। रिएक्टेंस निम्न होने की वजह से क्या है, उसका जो परमेबिलिटी है हाई हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी ऐसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव तथा धारा के मध्य 90 डिग्री कलांतर है, यानी कि फेज डिफरेंस है। यदि किसी ऐसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव तथा धारा, विभव और धारा यानी कि धारा और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो परिपथ में पावर होगी। तो पावर क्या होगी, तो 90 डिग्री पावर बराबर क्या होता है V इंटू आई इंटू कोस फाई। तो कोस फाई यानी कि कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो V इंटू आई इंटू कोस फाई का मान 0 रहेगा, तो पावर बराबर क्या होगा 0। तो इसमें जो आंसर आएगा वो अपना आएगा 0 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जब एक ट्रांजिस्टर सामान्यतः प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है तो उसकी उत्सर्जक संधि क्या होगी। तो आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन में दे रखा है अपक्षपाती होता है, अपक्षपाती होता है, बी में अग्रपक्षपाती होता है यानी फॉरवर्ड बायस्ड, इसमें है व्युत्क्रम रिवर्स पक्षपाती होता है, या लघु परिपथ होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा फॉरवर्ड बायस, यानी कि जो एक ट्रांजिस्टर है उसका वो अगर एम्पलीफायर के रूप में कार्य कर रहा है तो उसका जो उत्सर्जक संधि है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना JFET। JFET की आगत प्रतिबाधा यानी कि इनपुट इम्पीडेंस उच्च होती है। क्यों, तो JFET, पहले तो JFET का फुल फॉर्म क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की जो इनपुट हाई इम्पीडेंस क्या होती है। तो ऑप्शन है ये कि यह अर्धचालक का बना होता है, आगत व्युत्क्रम पक्षपाती होता है यानी कि इनपुट इन रिवर्स बायस, इसका जो इनपुट होता है वो रिवर्स बायस में होता है, इसमें अशुद्ध परमाणु होते हैं, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है
कि इसका जो इनपुट है वो रिवर्स बायस होता है, ठीक है। तो इनपुट रिवर्स बायस होने की वजह से उसका जो उच्च प्रतिरोध है, इनपुट उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो अभी जैसे ये है, अब इसमें एक दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इसका JFET का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके टर्मिनल्स कितने होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, और उसके नाम क्या क्या होते हैं। तो गेट, बेस और सोर्स इसके टर्मिनल्स होते हैं। और चौथा जो होता है वो इसका सिंबल पूछा जा सकता है कि JFET का सिंबल कौन सा होता है। आपको अलग अलग सिंबल्स दे दिया जाता है ऑप्शन में, और इसका या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है, इसका सिंबल दे दिया जाता है, और अलग अलग जैसे BJT, ये आपका JFET, बहुत सारे ये 3-4 ऑप्शन देके आपको उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको इसका सिंबल भी पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसके टर्मिनल्स के नंबर्स कितने हैं और उसके नाम पता होना चाहिए, गेट, बेस और सोर्स, ठीक है। आगे देखते हैं 51 नंबर।